हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 32 यानी कि वर्कशीट नंबर 32। आज का विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान और हमें लोकतांत्रिक राजनीति का पार्ट 3 चुनावी राजनीति दिया गया है। चुनावी राजनीति पार्ट 3 से रिलेटेड पिछली वर्कशीट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और इसका आज सेकेंड पार्ट दिया गया है। और आज का टॉपिक हमें जो दिया गया है वो है हमारी चुनाव प्रणाली और ये टॉपिक हम सॉल्व करने जा रहे हैं 17 सितंबर 2020 के लिए। हमारी चुनाव प्रणाली जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है और चुनावी प्रणाली से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन्स हैं जो हर एक बच्चे को होती हैं। तो जब हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेंगे शायद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आपको उनका मीनिंग पता चल जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। आम चुनाव हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। यानी कि इंडिया में, हमारे देश भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है, 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। तो हर 5 साल में आप कह सकते हो कि जो लोकसभा और विधानसभा है वो भंग हो जाती है। भंग हो जाने का मतलब होता है कि उनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट इलेक्शन करवाने तक भंग हो जाती है, मतलब रुक जाती है और फिर नया उम्मीदवार चुन के और नए उम्मीदवार नए सिरे से काम शुरू करते हैं। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि यदि क्षेत्र जो है वो चुनावी क्षेत्र छोटा है तो एक ही दिन में पूरे क्षेत्र में चुनाव हो जाते हैं और यदि वो क्षेत्र बहुत बड़ा है तो एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। एक छोटे अंतराल मतलब छोटा सा गैप करके कई दिनों में चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉर्मल चुनाव होते हैं हर 5 साल में, उसे हम आम चुनाव कहते हैं। अब बात करते हैं उपचुनाव की। जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य यानी प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है तो वहां जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं यदि उनकी मृत्यु हो जाए या फिर किसी कारणवश वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उनका पद खाली हो जाता है और उस खाली पद के लिए दोबारा 5 साल से पहले ही दोबारा चुनाव करवाया जाता है, तो उसे उपचुनाव कहते हैं। जैसे सपोज कोई प्रतिनिधि चुना गया 5 साल के लिए और 5 साल पूरे होने से पहले, अभी सिर्फ 2 साल ही बीते थे और उसकी मृत्यु हो गई प्रतिनिधि की, तो उसकी मृत्यु हो गई, अब उसका पद तो कोई और संभालेगा ना, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर बीच में ही दोबारा इलेक्शन, उस एरिया के लिए इलेक्शन करवा के वो नया प्रतिनिधि चुन के लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही या फिर ऐसा किया जाता है कि जो प्रतिनिधि चुना गया है उसने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया है तो उसके लिए भी उपचुनाव करवा के नया प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये था हमारा आम चुनाव और उपचुनाव। बाकी बात करते हैं आगे चुनावी क्षेत्र की। सबसे पहले आता है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। यानी चुनाव के उद्देश्य से जो देश है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया। आपने देखा है ना, पूरी जो कंट्री है उसको क्या किया है, हमारे 28 राज्यों और 9 यूनियन टेरिटरीज, हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं आज के समय में, तो इसमें विभाजित कर दिया गया है। अब जो हमारा एक राज्य, किसी भी एक राज्य में जाएंगे तो उसमें कई सारे जिले होते हैं। जैसे एक राज्य है उसमें 25 जिले हो गए और हर एक जिले के अंदर भी छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है ताकि चुनाव जो है वो आसानी से हो सके। तो चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया गया है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यानी कि जो जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र से अपने किसी एक प्रतिनिधि को चुनता है। आप दिल्ली के जिस भी एरिया में रहते हैं आपके यहाँ से कोई एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। यानी कि लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जो प्रतिनिधि चुना जाता है उसे सांसद कहते हैं और जो राज्यसभा होती है, राज्य विधानसभा, राज्यों में सभा और विधानसभा दोनों होती है, तो राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं, विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें विधायक कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं वार्ड की। वार्ड क्या होता है? इस प्रकार पंचायतों और नगर पालिका, अच्छा आपको ये याद रखना है, पंचायत जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और नगर पालिका शहरी क्षेत्रों में होती है। तो इस प्रकार पंचायतों और नगर पालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आपने देखा ना, एक गांव होता है, उसका एक, अगर गांव बहुत छोटा सा एक गांव है और वो बहुत छोटा सा है, कुछ ऐसे गांव भी होते हैं ना जिसमें 4-5 घर ही होते हैं, तो इस तरीके से अगर एक छोटा सा गांव है तो एक गांव का एक ग्राम पंचायत नहीं होती है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे 5 या 6 गांव को मिलाकर भी एक ग्राम पंचायत बनती है, तो उनका एक सरपंच चुना जाता है। समझ गए आप? ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर गांव बड़ा है तो पूरे गांव का एक सदस्य चुना जाएगा, एक ग्राम पंचायत चुना जाएगा। तो इसी तरीके से उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, और जो शहर होते हैं वहां नगर पालिका होती है। ठीक है, तो नगर पालिका में एक नगर पालिका का जो एक निर्वाचित क्षेत्र होता है वहां से एक वार्ड यानी एक सीट होती है, एक जो उम्मीदवार होता है वो चुना जाता है। तो वो जो एक सीट होती है, एक उम्मीदवार के लिए जगह होती है, उसको वार्ड या सीट कहा जाता है। आगे बात करते हैं आरक्षित चुनाव क्षेत्र। कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया। ठीक है, तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ध्यान से सुनोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत आसान है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आती पॉलिटिक्स। ठीक है, उसका कारण यही है क्योंकि इसमें बहुत सारी मीनिंग ऐसी होती है, बहुत सारी वर्डिंग्स ऐसी होती है जो बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाता। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगी, तो आपको अपने कंफ्यूजन को दूर करना है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझना है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र, आरक्षित चुनाव क्षेत्र क्या होते हैं? कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोग, कमजोर समझे वाले मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मतलब जो समूह कमजोर समझे जाते हैं। तो कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, मतलब चुनाव को लड़ने के लिए और चुनाव को जीतने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो उन कामों को करने के लिए जो संसाधन चाहिए, जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र कहते हैं। अब आपको मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ। अब देखिए, जैसे कि कोई क्षेत्र है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, है ना, एक राज्य के अंदर बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्र हैं, हजारों क्षेत्र होते हैं। आपको ये याद रखना है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है कि ये आरक्षित निर्वाचन है, यहाँ पे सिर्फ आरक्षित लोग ही लड़ सकते हैं। तो जो किसी भी अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति आपको पता ही होगा। ठीक है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई भी कैंडिडेट जो है, कोई भी उम्मीदवार जो है, वो वहां पर इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, उनको वहां पे कुछ रियायतें और कुछ छूट दी जाती है, और सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य ही उस एरिया में जो मतलब फॉर्म भर सकता है, उस एरिया से निर्वाचित उम्मीदवार बन सकता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अगर ऐसे नियम नहीं बनाए जाएंगे तो क्या होगा, जो पावरफुल लोग हैं सिर्फ वही लोग निर्वाचित सदस्य बन पाएंगे, और सिर्फ वही लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर जीतेंगे भी तो वही। तो जो जिन लोगों को कुछ और ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं और जिनको आगे आना है, उनको भी निर्वाचित बनना है या उनको भी आना है, नेता बनना है और देश के लिए काम करना है, पर वो तो कर ही नहीं पाते। ठीक है, क्यों नहीं कर पाते? अपनी आवाज उठा ही नहीं पाते, उनके पास उतने संसाधन नहीं है, या कह सकते उतनी सुविधाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो कैसे आगे बढ़े? ठीक है, तो उनके लिए कुछ सुविधाएं दी गई हैं, कुछ अलग से सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कि वो
तो उनके लिए एक पूरा एरिया फिक्स कर दिया जाता है, निर्वाचित क्षेत्र फिक्स कर दिया जाता है। ये आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र, आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र है, यानी कि इस क्षेत्र से इस बार सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही उम्मीदवार बन सकता है, किसी और कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर बन ही नहीं सकता उम्मीदवार, ठीक है। यानी आप कोई अलग कैटेगरी का है तो वहां से फॉर्म ही नहीं भर सकता, फॉर्म नहीं भर सकता तो इसका मतलब क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ही भरेंगे, वही जीतेंगे और वही फैसले ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि उनको आगे बढ़ाने के लिए और उनके लिए काम करने के लिए, वो ताकि संसद में आए, वो भी देखें और वो भी जनता के लिए काम करें, इसके लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। मतदाता सूची, मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। यानी कि हमारी कंट्री में, हमारे भारत में सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। तो हर वो इंसान जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट डाल सकता है, मतदान कर सकता है। पर उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। यानी कि वोट डालने के लिए, मत देने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अति आवश्यक है। नाम अगर मतदाता सूची में होगा तभी आप वोट डाल सकते हैं। अब मतदाता सूची में नाम कैसे आएगा? मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आईडी कार्ड प्राप्त होता है। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है? पहले वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है। और वोटर आईडी कब बनता है? जब हम 18 साल के हो जाते हैं। तो जैसे ही हम अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, हमारा नाम मतदाता सूची में ऐड हो जाता है। और मतदाता सूची में हमारा नाम ऐड होते ही जैसे ही इलेक्शन आता है तो हमें अपना वोटर आईडी ले जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। उसके साथ हमें एक लिस्ट मिलती है, एक स्लिप मिलती है, उस स्लिप में भी हमारा नाम होता है। वो जो स्लिप होती है वही मतदाता सूची के अंदर हमारे नाम को मेंशन करती है। वही, उसी से पता चलता है कि हमारा नाम मतदाता सूची में है। वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र और कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा ना डाल सके। तो आपको ये बात पता ही होगी, आपने देखा होगा। अभी तो आप लोग बच्चे हैं, आपने वोटिंग तो की नहीं है, पर हाँ आपको ये बात पता है, आपने अपने पेरेंट्स को और भैया दीदी को देखा है कि सभी इलेक्शंस में वोट डालने से पहले आपके भैया दीदी, आपके पापा मम्मी अपना वोटर आईडी कार्ड ले जाते हैं और साथ में एक छोटी सी स्लिप आती है जो हमारे निर्वाचन आयोग के द्वारा भेजी जाती है हमारे घरों में, ठीक है। वो स्लिप के साथ हम लोग वोट डालने जाते हैं, ताकि उससे ये होता है कि एक आईडी पे सिर्फ एक ही वोट डलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है, जिससे आम भाषा में टिकट कहते हैं। यानी कि आपने देखा है बहुत सारी हमारे देश में पार्टियां हैं जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो हर एक पार्टी क्या करती है? अपना अपना उम्मीदवार मनोनीत करती है और उन्हें उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिल जाता है और समर्थन मिलता है, और उसके आधार पे वो मतलब अपना चुनाव लड़ते हैं, और जो उनको समर्थन मिलता है उसी को टिकट कहते हैं। आगे बात करते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिससे उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले, अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है, तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। यानी कि एक फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म मतलब एक नामांकन प्रक्रिया करनी पड़ती है। यानी अगर आपको उम्मीदवार बनना है तो उम्मीदवार बनने से पहले आपको एक नामांकन पत्र यानी कि फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपको बताना पड़ता है, जो भी उम्मीदवार है उसको ये बताना पड़ता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता यानी कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है, उनके पास संपत्ति, कितनी संपत्ति उनके पास है, मतलब उनके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी है। इसके सिवा आपराधिक मामले, या उनके पास कोई भी आपराधिक मामले तो नहीं है, किसी तरह का कोई केस तो नहीं चल रहा है उन पे, ये सारी चीजें उसमें मेंशन करनी पड़ती है, और उसके बाद ही वो पत्र मतलब एक्सेप्ट होता है। आगे देखते हैं मतदान और मतगणना। तो मतदान और मतगणना क्या होती है? मतदान और मतगणना। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को सील करके सुरक्षित जगह पहुंचा दिया जाता है, और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती की जाती है। यानी कि सबसे पहले मतदान क्या होता है? तो जो भी एलिजिबल पर्सन है, एलिजिबल मतलब जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है हमारे देश का, वो सभी जिस दिन मतदान होगा उस दिन
सेंटर पे पहुंच के अपना वोट डालेगा। तो वोट डालने को मतदान कहा जाता है। और वोटिंग हो जाने के बाद जो मशीन जिसमें हम वोटिंग करते हैं उसको तुरंत सील करके किसी एक सुरक्षित स्थान पे रख दिया जाता है और एक तय तारीख रखी जाती है। उस तारीख को वो उस मशीन को दोबारा सभी लोगों के सामने खोला जाता है और उसको खोलने के बाद उसमें कितने लोगों ने वोट डाले हैं, किस पार्टी को कितने वोट मिले, इसकी गिनती की जाती है, काउंटिंग की जाती है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब ये गिनती होती है तो सभी दलों के, मतलब जितनी पार्टीज थी सभी दलों के एजेंट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। मतलब किसी के साथ भी पार्शियलिटी ना हो, इसके लिए सभी तरफ के जो एजेंट होते हैं उनको शामिल किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और जो मतगणना है वो बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में जैसे 5 उम्मीदवार है, 5 में से जिसको सबसे हाईएस्ट स्कोर मिलेगा वो विजयी हो जाएगा, यानी वो जीत जाएगा और वो वहां का उम्मीदवार जो है वो वहां का प्रत्याशी बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक। और पॉलिटिक्स जो है वो वैसे काफी समझ वाली टॉपिक है, काफी। तो पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है और हमने ये चैप्टर पढ़ा तो आई होप आपको समझ भी आया होगा कि ये कितना ही मजेदार है। पर बहुत सारे बच्चों को फिर भी इसमें कंफ्यूजन और डाउट होता है। उसका कारण बस एक ही होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। अगर आपको पॉलिटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग और मजेदार लगेंगे और आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये पॉलिटिक्स वाली जो चीजें हैं ये रियल लाइफ से हमारी, अगर आप इसको जोड़ कर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे प्रश्न उत्तर की आज की। आज हमसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, सांसद और विधायक में क्या अंतर है। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। और आज का हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये हैं हमारे आज के चारों प्रश्न और अब हम बात करेंगे इनके उत्तरों की। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि सभी टॉपिक्स को बहुत ध्यान से समझना और उनके क्वेश्चन आंसर्स को सुनकर समझकर लिखना और सही आंसर्स लिखना बहुत आवश्यक है। इसका कारण आप जानते हैं क्योंकि ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस से लिए गए हैं और ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में कंडक्ट किए जाएंगे। इससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम आएंगे। जो भी आंसर्स आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, फ्यूचर में आपको एग्जाम से पहले यही आंसर्स लर्न करने पड़ेंगे और इन्हीं आंसर्स के बेस पर आपका एग्जाम होगा। तो अगर आपने कहीं से भी गलत आंसर लिख लिया है या फिर कुछ ऐसे आंसर्स लिख दिए हैं जिसकी लैंग्वेज टफ है, आपको याद नहीं होगा फ्यूचर में वो आंसर, तो आपके लिए बहुत कठिनाई होगी क्योंकि इन्हीं आंसर्स को आपको फ्यूचर में याद करना है। तो जिस भी नोटबुक में आप लिख रहे हैं अपने ये आंसर्स, उसमें बहुत सोच समझ के आंसर लिखिए, करेक्ट आंसर लिखिए और कोशिश करिए कि इजी से इजी आंसर्स लिखें। इसीलिए हम आपको सबसे आसान आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जो टफ भी होते हैं पर मैं आपको नहीं लिखवाती हूँ। मैं आपको आंसर्स देने से पहले मैं पहले खुद उसको स्टडी करती हूँ और मुझे लगता है कि क्या ये आंसर 9th क्लास के बच्चों के लेवल का है, क्या वो बच्चा आसानी से इसको लर्न कर सकता है, उसके बाद ही मैं आपको वो आंसर देती हूँ। तो आपको आंसर्स देने से पहले मैं खुद उस आंसर को लिखने से पहले, क्योंकि आपको देने से पहले मुझे खुद को लिखना पड़ेगा ना वो आंसर, मैं खुद उन आंसर्स को लिखने से पहले खुद पढ़ती हूँ, समझती हूँ और मुझे लगता है वो आपके लेवल का है, आसानी से आपको लर्न हो जाएगा, तो तभी मैं आपको वो आंसर्स प्रोवाइड करती हूँ। एज अ प्रोफेशनल टीचर मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करूँ जिससे आपको अच्छे से अच्छे स्कोर मिल सके। क्योंकि मैं खुद इतने सालों से टीचर हूँ, मैं बच्चों को काफी सालों से सोशल स्टडी पढ़ा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि टीचर एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस देती है और टीचर पेपर को कैसे चेक करती है या उनको कैसे आंसर्स दिए जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस आंसर से आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिल सके वही आंसर्स मैं आपको दूं जिसकी लैंग्वेज भी इजी हो और आसानी से आप याद कर सके और आपको अच्छा स्कोर मिल सके। एज अ टीचर मैं आपके लिए सबसे बेहतर ही सोचने का प्रयास करती हूँ, तो मैं आपको अच्छे से अच्छे आंसर देने की कोशिश करूंगी। आपकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि आपको इन आंसर्स को कॉपी में करेक्ट फॉर्म में लिखना है
ठीक है, ध्यान से लिखना है और उन आंसर्स को साथ में लर्न भी करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप दोबारा से आंसर्स लिखें और उनको याद करें। तो साथ साथ आपने सही आंसर लिखना है। अगर आप अभी पूरा आंसर याद भी नहीं कर पा रहे तो एग्जाम टाइम में आपने नोटबुक उठाई, आंसर्स को देखा, लर्न किया और एग्जाम देने चले गए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है ना कि पहले से नोटबुक रेडी हो, अपनी नोटबुक को अच्छे से अच्छे, बहुत ही साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में रेडी करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारे उत्तरों की। तो बच्चों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। यानी आपको बताना है कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है देखते हैं। उत्तर है, आम चुनाव, हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। हर 5 साल बाद सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। यानी कि हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ये बात सभी बच्चों को पता है। ठीक है, और हर 5 साल बाद चुनाव जो क्षेत्र होते हैं, या तो अगर छोटा क्षेत्र है तो एक ही दिन में पूरे क्षेत्र में चुनाव हो जाता है, और अगर बहुत बड़ा क्षेत्र है तो 2-3 दिन तक गैप कर करके चुनाव हो जाता है, तो उसे हम आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव होता है जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य यानी प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, तो वहां जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहा जाता है। यानी कि किसी क्षेत्र का जो भी प्रतिनिधि है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या उसने इस्तीफा दे दिया अपनी पोस्ट से, तो क्या हुआ, वो पोस्ट खाली हो जाती है, तो वहां दोबारा चुनाव करवाना पड़ता है, उस चुनाव को उपचुनाव कहते हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, सांसद और विधायक में क्या अंतर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी होता है रियल लाइफ में कि सांसद क्या होते हैं और विधायक क्या होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सांसद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा आपको पता है, तो लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। और विधायक, राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। यानी राज्यसभा के विधानसभाओं के लिए जो सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के तीसरे प्रश्न की। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? मतदाता सूची क्या होती है? तो एक सूची जिसमें देश के सभी मतदाताओं के नाम व पता लिखा जाता है उसे मतदाता सूची कहते हैं। यानी कि एक सूची बनाई जाती है जिसमें देश के सभी लोगों का नाम और उनका पता लिखा होता है, और वो लोग होते हैं जो एलिजिबल होते हैं वोट डालने के लिए, यानी मत देने के लिए, उसे मतदाता सूची कहते हैं। तो 18 या उससे अधिक आयु के लोगों को भारत में मत डालने का अधिकार प्राप्त है। यानी भारत में मतदान करने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र का इंसान जो होता है वो वोट नहीं दे सकता, मत नहीं दे सकता। परंतु मत डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक है। तो अगर आप वोट डालना चाहते हैं, तो अगर आप 18 साल के हो गए और आपको वोट डालना है, तो आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। आपने देखा होगा इलेक्शन टाइम में क्या होता है, वोटिंग से एक दिन पहले या वोटिंग वाले दिन आपके पेरेंट्स के पास एक स्लिप आती है। एक तो उनके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, इसके सिवा एक स्लिप आती है, उसमें आपके पेरेंट्स का नाम लिखा होता है। जब उनका नाम वाली जब स्लिप आती है, उसी स्लिप से हम लोग वोट डालते हैं। अगर जैसे मुझे वोट डालना है तो क्या होगा, वो स्लिप मेरे पास आएगी, मुझे उस स्लिप को लेकर जाना है विद वोटर आईडी कार्ड, तभी मैं वोट डाल सकती हूँ। तो वो मतदाता सूची में हमारा नाम जो होता है मेंशन होता है, उसी के आधार पर हम वोट डालते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उसे पहचान पत्र बनवाना पड़ता है, जिससे स्वतः ही उसका नाम मतदाता सूची में आ जाता है। तो हमारे देश में सभी लोगों को अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसको हम वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, और उससे हमारा नाम, वोटर आईडी कार्ड बनते ही आपका नाम अपने आप ही आ जाता है मतदाता सूची में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ये इसमें आपको अपने अनुसार बताना है। ठीक है, देश के अनुसार जो भी उम्मीदवार है उसमें क्या मतलब योग्यताएं होनी चाहिए वो अलग है। इसमें आपको अपनी चीजें बतानी है कि आपके अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए एक उम्मीदवार में। तो हमारे अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, एज यूजुअल सबको ही पता है। नंबर 2, उम्मीदवार ईमानदार एवं जनता के लिए समर्पित होना चाहिए। यानी कि हम चाहते हैं हमारा उम्मीदवार ऐसा हो जो ईमानदार हो और ईमानदारी से हमारे लिए काम करे। ठीक है, जनता के लिए समर्पित यानी कि ईमानदार होगा तभी वो जनता को समर्पित होकर अपना कार्य करेगा। उम्मीदवार का नाम
मतदाता सूची में होना चाहिए। उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची में होगा तभी वो किसी भी जगह का उम्मीदवार बन सकता है। उसके बाद है उम्मीदवार बुद्धिमान एवं कार्यशील होना चाहिए। जो उम्मीदवार है वो कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए। अगर बुद्धिमान होगा तभी तो हमारे लिए सही फैसले ले पाएगा, तो इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए। और कार्यशील मतलब आलसी नहीं होना चाहिए, उसको काम करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी वो हमारे लिए सही काम कर सकेंगे। आगे उम्मीदवार स्वस्थ होना चाहिए। अगर हेल्दी पर्सन हमारा उम्मीदवार होगा तभी तो हमारे लिए काम करेगा। अगर वो खुद बीमार हो जाएगा, रोज हॉस्पिटल में रहेगा, तो फिर वो हमारे लिए काम कैसे करेंगे? तो इसलिए उम्मीदवार का स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार शिक्षित भी होना चाहिए ताकि वे जनता के लिए सोच समझकर फैसले ले सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंडीशन है जो हमारे अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो संविधान है, जो हमारी कंडीशंस हमारे देश के अकॉर्डिंग है, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि हमारे जो उम्मीदवार है उनका शिक्षित होना जरूरी है। पर हम, इसमें पूछा गया आपके अनुसार, तो हमारे अनुसार जो उम्मीदवार है उसका शिक्षित होना आवश्यक है। तो इसलिए हमारे अनुसार, इसमें हमें अपने अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है, आपके अनुसार। तो हमारे अनुसार जो है उम्मीदवार शिक्षित होना चाहिए ताकि वे जनता के लिए सोच समझकर फैसले ले सके। तो ये है हमारे आज के चारों प्रश्नों के उत्तर। और आपको ये सभी उत्तर यहाँ प्रोवाइड किए गए, आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। बाकी ये सभी उत्तर आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं और उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां अमृता IAS वॉरियर्स पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के सारे आंसर्स मिल सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।